Assalamu alaikum, myself Talha Salim, and I am your biology instructor from V Tuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. Here you can access PowerPoint presentations, quizzes, and you can also available to lectures which are all available on our website. So please visit our website, which is vtuitions.com, and also subscribe to our channel ताकि आप मजीद हमारी वीडियो से आगाह हो सके। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, विच इज चैप्टर 3 एंड सेल स्ट्रक्चर। हमने 2 लेक्चर इसके डिस्कस कर लिए थे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल्स, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द लेक्चर 2, जिसमें फिर मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा सेल वॉल के बारे में बताया। अब हम लेक्चर 3 की जानिब चलते हैं। तो लेक्चर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और लेक्चर 3 है बेसिकली साइटोप्लाज्म, और हम सेल के ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे, एंड देन हम पहला ऑर्गेनेली विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। So this is basically the outline for today's lecture, cytoplasm, and then we will discuss about cytoplasmic organelles and then endoplasmic reticulum. So first of all, cytoplasm क्या है? फर्स्ट अगर चैप्टर में आप वापस रिकैप करें तो फर्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म, सेल में साइटोप्लाज्म होता है जिसमें 70 to 90% वाटर मौजूद होता है, और उसके अलावा उसके अंदर दीगर डिफरेंट कॉम्पोजिशन भी मौजूद होती हैं। तो अब साइटोप्लाज्म क्या होता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड या जो भी मटेरियल मौजूद है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसको ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले जाता हूँ। तो पहले तो ये कि साइटोप्लाज्म की टर्म जो कॉइन की थी वो की थी रुडोल्फ वॉन कोल्किन ने 1868 में, और फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म की 2 टाइप्स भी हैं, और फिर मैं आपको प्रोटोप्लाज्म का भी बताता हूँ। तो पहले आप इस तस्वीर को अगर देखें तो ये बेसिकली एक सेल मौजूद है, और इस सेल में ये बेसिकली आप देखें एक पूरा सेल है, और ये इसका साइटोप्लाज्म पूरा मौजूद है जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ब्लू और लाइट कलर से हाईलाइट हुआ भी पूरा साइटोप्लाज्म मौजूद है, और सेंटर पर एक न्यूक्लियस मौजूद है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो बेसिकली अब जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड करे वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन पूरे सेल को सराउंड करे वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म का मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी कोई मटेरियल मौजूद है वो साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे ये पूरा जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म अगेन 2 में डिवाइड होता है, विच इज साइटोजेल एंड साइटोसोल। साइटोजेल कहते हैं कि वो साइटोप्लाज्म का पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हो वो कहलाता है साइटोजेल, और वो पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब हो वो कहलाता है साइटोसोल। सो बेसिकली इस तरह इनकी 2 डिफरेंशिएशन होती है। साइटोजेल जो होता है वो ज़्यादा बेसिकली डेंसर होता है देन साइटोसोल। और अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी के साथ-साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देता हूँ, तो अब ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं आसान अल्फाज में कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मैं कंबाइन कर दूं तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मौजूद है मटेरियल, लेकिन अगर मैं कहूँ पूरे सेल में जो मटेरियल मौजूद है सो दैट इज बेसिकली दी प्रोटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म एक सर्कुलर मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स या मुख्तलिफ चीज़ें सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में ट्रांसफ़र होती हैं, और इसी तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी होता है। साथ साथ ये कि अगर कोई किसी चीज़ को सेल ने डिस्कार्ड करना है तो वो भी साइक्लोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपने पास से उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है साइक्लोसिस। बेसिकली द सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट सब यूनिट्स कंपोनेंट मौजूद हैं जो हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है सेल के अंदर। अब यहाँ पर आप इस तस्वीर में देखें तो एक सेल की तस्वीर मौजूद है, और इसके जो सेल को सराउंड कर रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। सेंटर पर ये न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसी के साथ साथ ये आपको कुछ फोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
अब यहाँ पर येलो से हाईलाइट हुआ हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही ये गोल्जी बॉडीज कहलाती हैं। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और भी हैं जो मैं आपको बाकी लेक्चर्स में डिस्कस करके बताऊंगा। तो पहला ऑर्गेनेली है विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो आप इस तस्वीर में देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ फोल्डिंग्स होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रही हैं और ये मुख्तलिफ चीजें ट्रांसपोर्ट भी कर रही होती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। सो बेसिकली दे आर लाइक जस्ट दी पैसेज। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगेन दो टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम से वाज़ेह है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस स्मूथ होती है और इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होता। अमूमन क्या होता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हुई भी होती हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एडिपोज टिश्यूज या इंटरस्टिशियल टिश्यूज या ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स में मौजूद होते हैं। बाकी ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑयल, फॉस्फोलिपिड और डिफरेंट स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में भी मदद करवाता है। यानी अगर सपोज डिफरेंट हार्मोन्स या डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं बॉडी के, तो जहां पर सपोज फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या जहां पर स्टेरॉइड्स बनते हैं, तो उन ऑर्गन्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा स्टेरॉइड्स बन सकता है, प्रॉपर स्टेरॉइड्स बन सकता है। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट टाइप है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से ये कहलाते हैं रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप कहीं कहीं जगह नाम भी पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह ER भी लिखा हुआ होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह RER, तो वो सेम चीज है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैसेज प्रोवाइड करता है, यानी न्यूक्लियस में सपोज आरएनए मौजूद है, आरएनए ने जाना है या आरएनए आना है, या सिमिलरली प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर भी जाना है या न्यूक्लियस से बाहर अगर जाना है, सो बेसिकली द ट्रांसपोर्ट। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी ट्रांसपोर्ट को पैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से डिफरेंट कंटेंट साइटोप्लाज्म में जाकर यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के पास पहुंचता है। और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करवाता है, यानी आपकी बॉडी से हार्मफुल कंपोनेंट्स रिमूव करवाता है। थर्ड पॉइंट इज के कैल्शियम रिलीज करवाता है। तो कैल्शियम आयंस बेसिकली इसलिए होते हैं कि आपके मसल्स को मूवमेंट की जरूरत है, तो मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं और वो कैल्शियम आयंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है न्यूरॉन्स वगैरह के थ्रू, जो सेकेंड ईयर में डिस्कस्ड है। और लास्ट ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही गोल्जी एपरेटस भी मौजूद होते हैं और वो गोल्जी एपरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू अवेल आवर लेक्चर्स प्रेजेंटेशंस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट व्हिच इज vtutions.com। और प्लीज हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद हमें सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।